ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। आज कल की छुट्टी के बाद आज बाज़ार खुले हैं। बाज़ारों में थोड़ा धीमापन है। गिरने वाले शेयर ज़्यादा हैं, बढ़ने वाले कम हैं। और बजट के पहले कुछ भय व्याप्त है कि बजट में कोई ऐसी वैसी चीज़ ना आ जाए, क्योंकि बाज़ार पहले बढ़ा हुआ था ना, तो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। भय व्याप्त है। कई तरह की प्रश्न हैं जिनमें आगे आज हम चर्चा करेंगे और बड़ी गहनता से विस्तृत चर्चा करेंगे। तो रात को यूएस के जो मार्केट थे उनमें भी एक बड़ा विचित्र नज़ारा देखने को मिल रहा था। नैस्डैक 500 पॉइंट से ज़्यादा टूट गया और डॉ जोन्स बढ़ा हुआ था। इंडियन आईटी शेयर करीब मजबूत थे, कुल मिला के मजबूत कहना पड़ेगा उनको। इसलिए ऐसी सूरत में बाज़ार में क्रैश का कोई खतरा नहीं है, खाली ये कॉशन एंड केयर की गिरावट है इंडियन मार्केट में। और डॉ जोन्स इसलिए बढ़ा, नैस्डैक इसलिए गिरा कि कुछ क्या है कि ब्याज की रेट जो बढ़ने वाली है ना, उनका प्रभाव ये होगा कि अभी तक जो डॉ जोन्स दबा हुआ था, उस डॉ जोन्स के बहुत से शेयर उठेंगे, तो कुछ पैसा इधर से निकल के उधर डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पैसा डाइवर्ट हो गया और नया पैसा नैस्डैक में नहीं आएगा, नैस्डैक शेयर्स में नहीं आएगा। एक दफ़ा अर्जेंटली कर लेते हैं लोग कि पहले इसको खरीदो यार, ये तो देखेंगे, चलो बाद में देखेंगे। इस तरह की भावना हैं वे, क्योंकि ऐसा कोई खतरा नहीं। नैस्डैक को खतरा है, टेक्नोलॉजी का तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि भाई थोड़ा वो शेयर दबे हुए ज़्यादा हैं तो थोड़ा बेनिफिट उधर ले लो। जो ट्रेडर्स हैं, ऑपरेटर्स, स्पेकुलेटर्स, ये सब प्रयास करते हैं। इस तरह का चलता रहता है बाज़ारों में, कोई खास बात नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए कोई खतरे की बात नहीं है। और रहा सवाल बजट का, बजट पर कई तरह की अफवाहें कि बजट के बाद बाज़ार क्रैश हो जाएगा, बजट बहुत खतरनाक आएगा, बजट में ये टैक्स बढ़ जाएगा, ये लग जाएगा, ये रियायत मिल जाएगी, वो रियायत मिल जाएगी। ऐसा कुछ परिवर्तन तो असंभावित हैं। कुछ चेंजेज पर्सनल टैक्स में और पर्सनल टैक्सेशन में ज़्यादा संभावनाएं हैं, बजाय कॉरपोरेट टैक्स की। उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। वो होता नहीं होता है ये समय बताएगा, बजट आने के बाद ही पता पड़ेगा। आदमी कयास लगाता है और ये भी कयास लगाता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो आज की जो मुख्य चर्चा का जो मुख्य विषय होगा वो यही होगा कि बजट के पहले और बजट के बाद क्या किया जाए। व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एज ए अलर्ट बिफोर बजट एंड आफ्टर बजट। ये सबसे बड़ा इशू है जिस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कल जो वीडियो बनाया था, हमने बताया था 15,000 से 15 करोड़ कैसे बनाए जाए। ये प्रवोन है, बिल्कुल सही है ये बात। और ये जरूरी नहीं 15,000 ही हो आपके पास में। आपके पास में 15,000 का 1/10वां हिस्सा 1,500 रुपये महीना भी लगा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। उसी हिसाब से उसका 1.5 करोड़ रुपये मिल जाएगा 15 साल बाद आपको, बल्कि ज़्यादा भी मिल सकता है। अगर ऐसी जो वर्तमान सरकार है, ऐसी ही सरकारें रही, नीतियों के अंदर डेवलपमेंटल, आर्थिक उदारीकरण ये सब होता रहा, तो भारत क्यों नहीं अमेरिका बन सकता है। क्यों नहीं यूरोप बन सकता है, क्यों नहीं सिंगापुर, दुबई बन सकता है, ये भी बन सकता है। नीतियों की आवश्यकता है मित्रों, तो नीतियों की आवश्यकता है। नीतियों से आदमी गिरता है, नीतियों से आदमी चढ़ता है। तो इस तरह से ऐसी कोई बात नहीं है। बाज़ार में कोई क्रैश जैसी कोई स्थिति बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब आज जैसे मझगांव डॉक को तोड़ दिया 240 रुपये बढ़ते ही, अभी 141 रुपये माइनस में है। तो ये ऑपरेटर्स करते रहते हैं उथल पुथल, इन्वेस्टर्स में घबराहट पैदा करना, उनमें पैनिक क्रिएट करना, माल को बेच जाना, माल को ले जाना, खरीद जाना, ऊपर में बेचना, नीचे में खरीदना, ये सब क्रम चलता रहे। लेकिन इससे आप प्रभावित मत होइए। इस प्रभावित होने का मतलब
We are supporting the operators, we are trying to lose our money, we are creating instability in ourselves. हम अपने आप में इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी सूरत में ये उचित है कि हम इसको बड़े तरीके से हैंडल करें, फिर पेशेंस से, बड़ी हिम्मत से मुकाबला करें। इस तरह के इवेंट आते रहेंगे, कभी बजट आएगा, कभी पार्लियामेंट आएगी, कभी अविश्वास मत लाएगा, मतलब सब वो जो विपक्ष है, राजनीतिक घटनाक्रम लोकतंत्र में चलते रहेंगे। कभी कहीं पर जियोलॉजिकल कोई छोटी मोटी सेनाओं का तनाव होगा। अभी कश्मीर में 7,000 सैनिक तैनात किए हैं भारत सरकार ने, जम्मू रीजन के अंदर, जहां आतंकवादियों ने नए पैर जमाए हैं, उनको उखाड़ फेंकना है। तो ये सब होता रहेगा। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी समस्याएं हैं, जो चारों तरफ 2-3 तो दुश्मन मौजूद है भारत के, और बड़े बड़े दुश्मन हैं वो, मतलब छोटे मोटे नहीं। पाकिस्तान है, चाइना है, और चाइना एक ऐसा देश है कि दूसरे देशों को पनपने देना नहीं चाहता। इस वजह से वो और छोटे देशों को मदद करता है, तुम भी करो बदमाशी भारत के साथ, क्यों भारत ही मेरा कॉम्पिटिटर है आने वाले समय। तो ये सारी बातें, इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम चलते हैं बजट की ओर चर्चा करें। और उससे पहले मैं कह देता हूँ कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये आप मेरी बात का कृपया थोड़ा ध्यान रखें प्लीज़। और अब चलते हैं इस पर। देखिए, बजट जो है ये एनुअल फाइनेंशियल प्लान, सूक्ष्म बताऊंगा मैं, जो मतलब की बात है उन पे ज़्यादा लंबी चर्चा करेंगे, और जो थोड़ी इंट्रोडक्टरी बात है, प्रियम्बल है, उसको शॉर्ट में कह दें। तो बजट इज ए फाइनेंशियल एनुअल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। उस पर कई टैक्सेशन के ऊपर गवर्नमेंट की जो पॉपुलिस्ट प्लान होती हैं, सोशल सिक्योरिटी प्लान्स हैं, उनके ऊपर बजट प्रोविजन किया जाता है, उनको इंट्रोड्यूस किया है। तो टैक्सेशन में पर्सनल टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जैसे जीएसटी आता है, और जैसे कस्टम ड्यूटी आता है, फिर आपके जीएसटी और ये कस्टम ड्यूटी दो ही बचे हैं मेनली। तो जीएसटी में तो कोई परिवर्तन कर नहीं सकती सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके लिए तो जो जीएसटी काउंसिल है वो चेंजेस कर सकती है। हाँ, उसमें कोई बहुत बड़े परिवर्तन करने हो, जीएसटी काउंसिल की पावर्स के भी बियॉन्ड कोई एक्ट में कोई परिवर्तन करना हो, मान लो जो जीएसटी एक्ट है, तो फिर उसमें हो सकता है, वो अलग से होगा, वो इसमें नहीं होगा। एक्ट फाइनेंस बिल में, जीएसटी एक्ट में कोई परिवर्तन, हाँ ये कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस, सच टाइप ऑफ चेंजेस वी आर प्रपोजिंग टू मेक इन द जीएसटी एक्ट, फॉर विच ए सेपरेट बिल विल बी ब्रॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, ये कह सकते हैं। तो ये पोजीशन है, इसलिए जीएसटी में कोई परिवर्तन नहीं होंगे, कस्टम ड्यूटीज में कुछ चेंजेस होते रहेंगे, छोटे मोटे परिवर्तन हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पहले डंपिंग और एंटी डंपिंग लगा करके उनको क्लियर करती रहती है। तो रहा सवाल ले दे के, कॉरपोरेट सेक्टर को पहले घटाया जा चुका है, बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है। ले दे के जो चेंजेस संभावित हैं वो पर्सनल टैक्सेशन में संभावित है। अब पर्सनल टैक्सेशन में भी दो स्कीम है गवर्नमेंट की, एक तो ओल्ड स्कीम है, एक न्यू स्कीम। ओल्ड स्कीम में गवर्नमेंट कुछ डिस्करेजिंग मेजर्स तो ला सकती है गवर्नमेंट, लेकिन एनकरेजिंग मेजर ओल्ड स्कीम में नहीं है। न्यू स्कीम को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इसलिए इसको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। अब इंसेंटिव क्या हो सकते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि न्यू स्कीम को इंसेंटिवाइज करना ही ओल्ड स्कीम को डिसेंटिवाइज करना है, तो उसको डिस्करेज करना, सो दैट पीपल, यानी इसमें कुछ बढ़ावा दे देना और उसमें नहीं देना, ये सेल्फ में अपने आप में शो करता है कि भाई गवर्नमेंट इज डिस्करेजिंग द ओल्ड स्कीम एंड इंसेंटिवाइजिंग द न्यू स्कीम। तो ये स्थिति है, इसलिए ऐसी सूरत में अब केवल इतना सा इशू है। कई प्रकार की खबरें आती हैं कि साहब गवर्नमेंट जो न्यू स्कीम में 5 लाख रुपए तक का वो करेगी, लिमिट तय करेगी। अभी 3 लाख और 7 लाख तक जिनकी आय है, 7 लाख तक ही जिनकी आय है, उनको एक डिस्काउंट दिया जाता है, रिबेट दी जाती है। दे आर एंटाइटल्ड फॉर रिबेट अप टू द इनकम ऑफ 7 लाख रुपीज, बट नॉट इफ देयर इनकम एक्सीड 7 लाख, देन नो रिबेट विल बी गिवन टू देम। देयर इनकम विल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ 2.5 लाख या 3 लाख रुपए, जो भी वहाँ से रिकॉर्ड हो। तो अब सवाल ये है कि न्यू स्कीम के अंदर
इंश्योरेंस संबंधी कोई एनकरेजमेंट नहीं आ सकता, पेंशन संबंधी तो एनकरेज आ सकती है, इन्वेस्टमेंट इन पेंशन स्कीम में आ सकती है, इंश्योरेंस संबंधी कोई इंसेंटिव नहीं आ सकते। केवल दो ही बात है कि एक तो इसकी लिमिट बढ़ा दे गवर्नमेंट, एक अपर स्लैब में चेंजेस करते हुए, लोअर स्लैब में चेंजेस और करते हुए, या और एक थोड़ा सा सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की क्वांटिटी को बढ़ा दें, इतनी सी बात बचती है। अब इससे दूसरी एक खतरा और है पर्सनल टैक्सेशन में, हाँ मैं उसकी मेन तो वही है असली चर्चा, कैपिटल गेन टैक्स में भी कुछ परिवर्तन का भय बना हुआ है, और ये भय जब से मोदी सरकार आई तब से बना हुआ, इन्होंने लगा भी दिया था, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्रॉम द शेयर मार्केट पर कोई टैक्स नहीं था, बट नाउ ए 10% टैक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो सबसे बड़ा भय बनाता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन टैक्सेज में गवर्नमेंट परिवर्तन कर सकती है, इनकी स्लैब को चेंज किया जा सकता है, इनकी रेट को चेंज किया जा सकता है। ये होल्डिंग पीरियड जो है अभी जैसे 1 साल है, शॉर्ट टर्म गेन 1 साल तक लगेगा, उसके बाद में 1 साल बाद में लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लॉस प्रॉफिट जो भी हो, तो उस 1 साल की अवधि को बढ़ा करके 2 साल कर सकती है, ताकि वो कहने को तो ये हो जाएगा कि देखो हमने कोई रेट नहीं बढ़ाई है, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ एप्लीकेबल एट ऑन शॉर्ट टर्म गेन। तो इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। जो शॉर्ट पोजीशन है या 1 साल बाद लोग एंटाइटल होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 15% की जगह 10% टैक्स का एंटाइटलमेंट खत्म हो जाएगा, वो 2 साल बाद क्रिएट होगा एंटाइटलमेंट। तो एक तो सरकार ये कर सकती है। दूसरा, गेन फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स जो है अभी 20% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन प्रॉपर्टी है वो स्लैब में नॉर्मल टैक्स जो स्लैब टैक्स है वो लगता है। तो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि जो नॉर्मल टैक्स है, जो शॉर्ट टर्म गेन है कैपिटल का, वो जो प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी के शॉर्ट टर्म गेन को तो शेयर बाजार के इक्विवेलेंट 15% ला सकते हैं, और लॉन्ग टर्म गेन को भी 15% ला सकते हैं, नहीं 15% या 10% पे ला सकते हैं, लेकिन उसका इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है ख़त्म कर देंगे प्रॉपर्टी, तो वो अपने आप ही बराबर हो गया, वही 10% आ गया, वो अपने आप ही आ गया, शेयर बाजार के इक्विवेलेंट टैक्स हो गया वो। है कि नहीं? क्योंकि इंडेक्सेशन में गवर्नमेंट इज लूजर। तो कहने को तो ये होगा कि देखो हमने टैक्स में रियायत दे दी है, लेकिन उससे बहुत बड़ा नुकसान। प्रॉपर्टी आदमी रोजमर्रा खरीदता बेचता नहीं है, प्रॉपर्टी खरीदता है 10-15 साल में एक बार, एक प्रॉपर्टी को 10-1 साल तो रख ही लेता है कोई भी इन्वेस्टर। कोई ज़मीन खरीदी है, प्लाट खरीदा, फ्लैट खरीदा, और वो मान लो उसमें गेन भी 10-15 साल में लंबा ही हो जाता है। तो अभी तो 10 साल के अंदर इंडेक्सेशन से वो अमाउंट है 3 गुना हो जाता है करीब। कैपिटल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इंडेक्सेशन से 3 गुना हो जाता है। तो 3 लाख में खरीदी, 10 लाख में बेची, नो टैक्स लायबिलिटी एक्रूड। और अब क्या होगा कि 3 लाख में खरीद के आप मान लो 10 लाख में बेचते हो तो आपको 70-80 हज़ार रुपये टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो ये कारीगरी भी सरकार कर सकती है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो टैक्सेशन के लिए कैलकुलेटर्स बैठा रखे हैं, जो तेज तर्रार पंडित आदमी हैं, वो कई तरह के कैलकुलेशन आड़े टेढ़े कर देख करके और ऐसा इंजाम करते हैं कि दिखने में तो लुभावना दिखे लेकिन अंदर से तगड़ी खिंचाई कर जाए। ये डर बना हुआ है, इस संबंध में सबसे बड़ा डर ये है। तो ऐसी सूरत में मित्रों, शेयर बाजार पर प्रभाव जब भी पड़ सकता है जब प्रेजेंट कैपिटल गेन टैक्स ऑन शेयर मार्केट ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे कोई चेंजेज आएंगे, जिसकी संभावना मेरे को नहीं लगती है। उसका कारण है कि सरकार को मिडिल क्लास ने, इस मोदी सरकार को गद्दी सौंपने में जो सबसे बड़ा सहयोग किया था वो मिडिल क्लास ने किया था, और उसमें भी खास तौर से शहरी मिडिल क्लास है ही शहरों में। अब गांव में तो थोड़े कमज़ोर SC/ST के लोग हैं, कमज़ोर आर्थिक स्थिति के लोग रह गए, और वो कमज़ोर इसलिए रह गए कि वहाँ कोई रोज़गार नहीं, एग्रीकल्चर के अलावा कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। तो उस मिडिल क्लास को पहले भी वो अंदर से एक टीस तो है उनमें, हम पे टैक्स ज़्यादा लगा रखे हैं,
और अब और लगा देंगे, जैसे इस चुनाव में जिन लोगों को मकान दिए, जिन लोगों को गेहूं दिया, जिन लोगों को गैस दी, जिन लोगों को बाथरूम दिए, जिन लोगों को किसान सम्मान निधि दी, वो सब अंगूठा दिखा गए मोदी जी को, उन्होंने तो वोट दिया नहीं। तो अगर ये क्लास भी अब और नाराज हो गई, और खिंचाई की इस क्लास की, और महाराष्ट्र में चुनाव में बम्बई के लोग नाराज हो गए, तो मुसीबत हो जाएगी इनकी जान को। मतलब वहाँ पहले ही हालत ख़राब है। तो इन सब कारणों से मुझे नहीं लगता कि कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ाएंगे या कोई स्लैब टैक्स में, या कम करने की बात कीजिए, कंसेशंस की बात कीजिए, इम्पोजिशन की बात कम हो। और अगर कोई इम्पोज भी किया तो ऐसे वर्क पे करेंगे कैलकुलेट करके कि टैक्स तो ज़्यादा आ जाए, लेकिन जो प्रभाव हो, प्रभावित हों, दुष्प्रभावित कहिए, प्रभावित नहीं दुष्प्रभावित कहिए, दुष्प्रभावित बहुत कम लोग है नहीं, ये पोजीशन है। रहा सवाल कि आप क्या करें बजट से पहले, बजट के बाद, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप हर आंधी और तूफान में अविचल होकर खड़े रहें। एक वो कवि ने लिखा भी है कि खड़े रहो तुम अविचल होकर हर आंधी तूफानों में। तो उस चीज़ को फॉलो कीजिए। सबसे शुद्ध, एक इन्वेस्टर के लिए सबसे शुद्ध और सही राय यही है, डोंट डेविएट, स्टैंड इन ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन, स्ट्रेट पे खड़े रहिए, हम नहीं हिलेंगे भी नहीं। मतलब देखा जाएगा। देखिए, अगर कोई अच्छाई आई, किसी सेक्टर की अच्छाई आई, तो हो सकता है आते ही वो एक बार उफान खा जाए, 5-10% बढ़ जाए, लेकिन वो गिरे। उसमें फर्दर जो परमानेंट और बड़ा इन्वेस्टमेंट जब होगा, जब वो राइट पॉइंट पे आएगा। बाजार अवसर देता है पूरा, उसके बिना चल ही नहीं सकता। तो और अगर कोई खराबी आई तो भी हो सकता है कि एक बार 5-7% गिर जाए, लेकिन फिर उठेगा, उससे आप निकल जाना, मतलब कोई दिक्कत नहीं, तसल्ली से। बाकी जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में, एजिटेशन में कोई निर्णय मत लें। वो देखेंगे, वो एनालाइज कर लेंगे, बजट आने के बाद एनालाइज करेंगे, हर चीज़ को एनालाइज करेंगे। मैंने इतना डिटेल में, बड़ा तसल्ली से, बड़ी साधारण भाषा में मैंने हर एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है। ये शायद रेयर एग्जाम्पल होगी जो आदमी इतना डेविएट कर रहा है, टाइम इतना डिवोशन दे रहा है टाइम। तो अब ऐसा है कि बस एक तो बजट में आपको, बजट के पहले, बजट के बाद में कुछ मत कीजिए। कितना भी टूटे, टूटने दीजिए। क्या कारण है टूटने के साथ? और टूटेंगे, कौन से शेयर टूटेंगे मैं आपसे बता रहा हूँ। आप सुबह एक सज्जन मिले मेरे को पार्क के ऊपर, वॉकिंग कर रहे थे, बहुत बड़े हैं, अच्छे इन्वेस्टर हैं, अच्छे इन्वेस्टर का ट्रेडर है। वो बोले देखो क्या बदमाशियाँ हो रही हैं। 2-3 एनालिस्ट जो है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी एज भी 60 साल से ऊपर है। तो 2-3 एनालिस्ट देखो क्या गड़बड़ कर रहे हैं। वो कहते हैं इरडा का शेयर गिर जाएगा, रेल विकास निगम का शेयर गिर जाएगा, वो कह रहे थे। और वो कह रहे थे कि देखो साहब ये फला शेयर गिर जाएगा, वो गिर जाएगा, और भारत डायनेमिक गिर जाएगा, ऐसा कह रहे हैं लोग। मैं कहा एक बात बताइए भाई साहब, आप तो इतने पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मैं तो सीए हूँ भी नहीं, मतलब मैं तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, मतलब वहाँ मैंने इस तरह का काम भी नहीं किया, वहाँ दूसरे काम। लेकिन आप खुद सोचिए, मैंने कहा 5 रुपये की ईपीएस का शेयर, 5 रुपये की ईपीएस का शेयर, क्या 300 रुपये का रेट न्याय है क्या? 60-65% के पी रेशो पर 315 तक गया है, 65 का पी रेशो न्याय है क्या? धोखा नहीं है क्या? स्पष्ट धोखा नहीं है क्या? रेत के टीले पर महल खड़ा कर रहे हो आप हैं। वो गलत कहाँ कह रहे हैं? वो तो बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, अगर ऐसा कह रहे हैं तो। फिर मैंने उनको moneycontrol.com खोल के बताया उसी समय। मैंने कहा इसको पी रेशो देखिए, और सेक्टर पी रेशो क्या बता रहा है? 20 बता रहा है। ये एनबीएफसी तो है, चोलामंडलम फाइनेंस है, सुंदरम फाइनेंस है, और फिर बजाज फाइनेंस है। इन फाइनेंस कंपनियों का जो कि सुपर, मतलब एक तरह से ब्रांड होल्डर्स है हिंदुस्तान के अंदर, ये जिन्होंने बेशुमार पैसा दिया कमा के लोगों को। और श्रीराम फाइनेंस है, सिटी यूनियन फाइनेंस है, इनका पी रेशो 25-30 के आसपास है मैंने कहा, और इसका 65 है। ये क्या जस्टिफिकेशन है? कहाँ स्टैंड करती है ये कंपनी? ऐसी सूरत में मैं आपको एक ही बात बताऊंगा। मैंने और उदाहरण दिया, मैंने कहा HDFC बैंक, जिसने दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, 25 साल तक 30% ग्रोथ कॉन्जिक्यूटिवली लगातार दिए, वो दुनिया में कोई कंपनी नहीं है। उसका पी रेशो भी उन दिनों सर 40-40, 45% की भी ग्रोथ आई, लेकिन उसका पी रेशो 35 से ऊपर कभी नहीं गया।
तो ये जो 65 के पी रेशो और ये 100 के रेल विकास, 100 के पी रेशो, ये तो सब लोगों को की गर्दन काटने की व्यवस्था चल रही है। तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाने का इंतजाम कर रही है और छोटी मछली अपनी गर्दन दे रही है प्रेम प्लेट में परोस कर। तो ऐसे शेयर तो टूटेंगे, मैंने कहा ये तो टूट सकते हैं। मगर भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का पी रेशो 48 है और भारत डायनेमिक का पी रेशो 100 है। क्या खास बात है आप बताइए, जो कि सुपर क्वालिटी टेक्नोलॉजी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो ये इस तरह की घटनाएं तो बजट में, बजट से पहले, बजट के बाद होगी। एक बात बताइए, किसी ऑपरेटर ने इरेडा के शेयर को खरीदा है, अपने घर में रखने के लिए खरीदा है क्या? वो 10-20 साल की प्लानिंग लेके नहीं चलते हैं। वो साल, 2 साल, 1.5 साल की प्लानिंग ले जाते हैं, उसमें माल को ठोक ठाक जाते हैं, किस्सा खत्म, पैसा घर ले जाते हैं जो सिंडिकेट है। और भोले भाले लोग बैठे ही हैं बेचारे ठगे जाने के लिए, लालच में आकर के। आज आरईसी पीएफसी उनका पी रेशो क्या है? 15, 17, 18 का पी रेशो है। सेम बिजनेस कर रहे हैं, सेम प्रमोटर है, तीनों कंपनियां गवर्नमेंट की है, आरईसी, पीएफसी, इरडा। तीनों कंपनियां पावर सेक्टर को फाइनेंस करेंगी। तीनों कंपनियां वो चलो मिक्स भी करते हैं, अरे लेकिन ब्याज ही लेगा ना। आरईसी पीएफसी की भी रेट एक ही है और इरडा की भी रेट एक ही है। इरडा का प्रमोटर भी गवर्नमेंट है, उनका प्रमोटर भी गवर्नमेंट है। वो भी अल्टरनेट एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस कर सकती हैं, ये भी फाइनेंस कर सकता है। तो इसका पी रेशो 65 क्यों? और उनके रिजर्व हैं, उनके अंदर भी 15-20% की ग्रोथ है। उनका हाई डिविडेंड है, जितनी इसकी ईपीएस नहीं उससे ज़्यादा वो डिविडेंड देते हैं, 3-4 गुना डिविडेंड देते हो, 15-20 रुपये डिविडेंड देते हैं। तो हाउ इट इज जस्टिफाइड? तो ऐसा होगा। मैंने कहा साहब, काफ़ी उनको समझाया तो उनकी समझ में बैठ भी गई थी बात है। बाकी मैंने कहा आपकी इच्छा है, जो भी आप करो, मैंने तो मेरा टाइम, बहुत कीमती टाइम खराब किया आपके लिए। तो ऐसा हो सकता है, टूटेंगे शेयर तो कभी भी टूट सकते हैं या और बढ़ा सकते हैं, 300 को 400 में ले जाएं इरेडा को। लेकिन मैं आपको एक ही प्रिंसिपल बता दूँ, जब शेयर बाजारों में लक्ष्मण रेखाओं को तोड़ा है या जिस पर्टिकुलर शेयर में तोड़ा है या किसी सेक्टर ने तोड़ा है, उसको वापस ज़मीन पर आना पड़ा है। और इससे ज़्यादा मैं क्या उदाहरण दूंगा आपको कि 1999 2000 रुपये में जब आईटी बूम आया था, इट वाज द फर्स्ट बूम ऑन द डोर स्टॉप ऑफ इंडिया इन द आईटी सेक्टर। उस समय क्या हुआ था कि इन्फोसिस का शेयर 15,000 रुपये बिका था और ये जो विप्रो का शेयर 8,000 रुपये बिका था। लेकिन कितनी बूम थी और बूम चला भी, आईटी सेक्टर बाद में भी चला। लेकिन इन्फोसिस के शेयर को सन 2001 में 100 रुपये पे आना पड़ा था। फिर वो स्वप्न धरे रह गए नहीं लोगों के, अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और बड़े बड़े एनालिस्ट जो कहीं क्या इसका ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इसका वो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ये क्या, व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? अरे भाई, फंडामेंटल तो फंडामेंटल ही रहेगा। आज आप एक बात बताइए, एक आदमी जो 2-3 रोटी 4 रोटी एक टाइम में खाता है रोजाना, रोटी खाएगा, रोटी से उसके शरीर में ब्लड बनता है, उसको एनर्जी मिलती है। वो आदमी अगर भूसा खाने लग जाए 2 किलो, तो वो कोई सामान्य मानव थोड़ी है, वो तो पशु हो गया एक तरह से। या वो 2 किलो मिठाई खा जाए एक टाइम में, तो वो भी एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो पहलवान है, सांड है, वो तो एक तरह का। तो इस तरह की बातें हैं, इसलिए आप बहुत सामान्य रहिए, सामान्य तरीके से चलिए। जो शेयर बाजार के बैरोमीटर पूरे विश्व में इंट्रोड्यूस्ड हैं, उसकी वर्थ कैलकुलेट करने के, उन पर ही रहिए, उन पर भरोसा। और मेरे दैट्स ऑल, काफ़ी हो गई आज चर्चा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।